हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल पवार है। मैंने यूपीपीएससी 2018 एग्जामिनेशन में डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। मेरी 74वीं रैंक उसमें थी। अभी वर्तमान में मैं मोदी नगर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं इस चैनल के माध्यम से जो टारगेट विद अजय सर है उसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी जो स्कूलिंग है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करी और उसके बाद मेरा एम था, मैं चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। मुझे पहले से ही टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो उसके लिए मैंने आफ्टर 12th ही एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया और उसके बेसिस पे मेरी जॉब 2011 में ही प्राइमरी टीचर के तौर पे लग गई थी। इसके बाद जो है जब मैंने एक प्राइमरी टीचर के रूप में अपने ज्वाइन कर लिया, तभी उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीए प्रोग्राम मैंने किया है नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जिसमें हंसराज कॉलेज से हम वीकेंड्स पे क्लास अटेंड करते थे। इसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू की, जो मैंने इग्नू से कंप्लीट की है। और पैरेलली अपनी जब ये मैं अपना एजुकेशन ले रही थी, उससे टीचिंग कर रही थी, तभी मेरे फादर का जो ड्रीम था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं या सिविल सर्वेंट बनूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसकी प्रिपरेशन करिए। तो उसी के बिहाफ पे जो मेरे फादर चाहते थे, मैंने 2012 में अपनी ऑप्शनल की कोचिंग स्टार्ट की थी। ऑप्शनल की कोचिंग के साथ साथ मैंने अपनी जो जीएस की प्रिपरेशन थी वो भी स्टार्ट करी थी। पैरेलली मैं उसको एनसीईआरटी बुक्स मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बाजीराव एंड रवि से 2013 में मैंने प्रॉपर जो अपनी जीएस की कोचिंग है वो भी कंप्लीट। तो अभी हम जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूपीपीसीएस एग्जाम में क्या क्या स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, सेकंड मेंस होता है और थर्ड हमारा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस और पेपर 2 सीसेट। पेपर 1 जीएस जो होता है उसमें हमारे जीएस के सभी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस एक्सेट्रा, करंट अफेयर इंक्लूडिंग करंट अफेयर, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ये हमारे पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 के बेसिस पे ही हम जो प्रीलिम्स की होती कट ऑफ लगती है और उसी को जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो मेंस एग्जाम देते हैं। पेपर 2 सीसेट का होता है, जिसमें मैथ्स का पोर्शन होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। उसमें हमें 33% स्कोर करना होता है। वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, तो आपको जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और जो मेन फाइनल कट ऑफ लगती है वो पेपर 1 के बेसिस पे लगती है। इसके बाद हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है। यूपीपीसीएस में मेंस एग्जामिनेशन में 8 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 हिंदी 150 मार्क्स, पेपर 2 ऐसे वो भी 150 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 200 मार्क्स ईच होते हैं। फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं, तो वो भी 200 मार्क्स ईच होते हैं। इस हिसाब से टोटल 1500 मार्क्स का हमारा मेंस का एग्जाम होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है जो 100 मार्क्स का होता है, वो आपका पर्सनैलिटी चेक होता है। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स, जो बहुत ही प्रीलिम्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी को आप जब क्लियर करते हैं, फिर आप जो आपने इतनी स्टडी की है, जितनी रीडिंग की है, उसको आप अपने मेंस में लिख पाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हमें बिल्कुल नहीं डरना है, बस हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए वो बुक लिस्ट जो होती है वो ऐसे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप लोग रीड करिए। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक्स 11th और 12th क्लास की वो बेस्ट होती है, और लाइन टू लाइन उसको रीड करिए। आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट लगता है उसको अंडरलाइन करिए, उसको फर्दर आप उसको हाईलाइट करिए, जो आपका तरीका, जो आपको लगता है कि बेस्ट है कि आप उस चीज को याद करें। सभी का अपना वीक पार्ट होता है। जैसे मेरा हिस्ट्री वीक पार्ट था, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करती थी हिस्ट्री में, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा मैंने विपिन चंद्रा भी पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत अच्छी है। उसमें कुछ आपको फैक्ट्स जो है ऐसे बॉक्सेस सेपरेट बने होते हैं जिसमें फैक्ट्स मेंशन होते हैं, वो आप उसको जब आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो आप करते हैं उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िएगा, क्लास 11th और 12th की। उसमें बहुत छोटी टर्म्स है जो आपको लगता है कि ये तो बहुत जनरल टर्म्स है, हम बहुत सुनते हैं, हमें अच्छे से पता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक टर्म का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। उस हिसाब से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से बन जाएगी। जो मैंने भी रीड किया, मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो बहुत आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद इसके जो एनसीईआरटी में कंटेंट होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है और हमें यूपीपीसीएस में काफ़ी डिटेलिंग में उसको पढ़ना होता है, तो हम कोई बुक भी रेफर कर सकते हैं। जैसे
मैंने इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक रीड की थी, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो आपको एक एक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। उस सब इकोनॉमिक्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपको इम्प्लाई करना पड़ता है कि इसका क्या हो सकता है, इससे क्या अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उससे इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट होगा, जिसने लोन लिया है उसको कैसे बेनिफिट है, उसको कैसे लॉस है, ये सारी चीजें आपको पूरा इम्प्लाई करना होता है। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, जब जस्ट आप उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से बनाइए, उसके बाद कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। इवन आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उससे रेफर कर सकते हैं, आपको वो बेनिफिशियल लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने श्री राम आईएएस के नोट्स में भी अपना इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट मैंने इसमें भी देखा था, तो जो भी मुझे बेनिफिट लगता था, जिससे भी जो भी नोट्स पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, एनसीईआरटी पढ़ने से, तो इकोनॉमिक्स की मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वहीं से डेवलप हुई। और वो मतलब इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने ट्राई किया कि उसमें अपना बेस्ट मैं दे सकूं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम जिस एरिया में स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, और जिस एरिया में वीक है हम उसको इतना कर ले कि एग्जाम क्वालिफाई करने में वो हमें हेल्पफुल हो। ये हमारा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, एनसीईआरटी हो गई हमारी हिस्ट्री के लिए, सेम ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक रीड करनी है। 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी मस्ट है। प्लीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कीजिए। आई सजेस्ट, आपको पर्सनली बहुत बेनिफिट करेगी। इसके अलावा जो है हमारा एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी बुक रीड कर सकते हैं। इसके अलावा वाणी की भी एक बुक आती है जो कुछ लोग ने रीड की है, मैंने उसको नहीं रीड किया है, लेकिन उसमें मुझे किसी नोट्स मैंने उसके पढ़े थे, मुझे मेरे फ्रेंड ने दिए थे, तो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी अच्छे से आप उसमें बताया गया है। So apart from these core subjects in prelims like geography, history, polity, economics and ecology and environment के अलावा हमें जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्स प्लस करंट अफेयर ये वाला पार्ट भी रीड करना होता है। तो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के लिए आई सजेस्ट कि आप लोग कोई बुक्स अगर रेफर करना चाहे तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, जिसमें लास्ट फ्यू चैप्टर्स जो है जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड है, उससे आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप फिर भी अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो घटना चक्र प्रीव्यू की सब्जेक्ट वाइज बुक्स आती है जो मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। आप उन बुक को परचेज करिए, उनमें लास्ट 20 to 25 ईयर्स के सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के सभी क्वेश्चंस होते हैं। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप किसी भी टॉपिक को रीड कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस जिस भी एग्जामिनेशन में आए होंगे वो सारे कंटिन्यूएशन में दिए होते हैं। तो आप एक तो इसको रीड करते हैं, प्लस आपको वही क्वेश्चन जब आप बार बार रीड करते हैं तो वो आपका एक तरीके से रिवाइज होता जाता है, आपके माइंड में एकदम वो फिट हो जाता है कि ये आंसर्स है और ये क्यों है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन होती है, तो आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो याद हो जाता है। ट्रस्ट में आप उसको पढ़ेंगे, आपको 100% उससे बेनिफिट होगा। वो थोड़ी लेंदी होती है, थोड़ी थिक बुक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप जब भी प्रीलिम्स दें उससे कुछ टाइम पहले अपना टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से उसको रीड कीजिए। सब्जेक्ट वाइज आप वो सारी बुक्स पढ़िए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए वो बुक एकदम घटना चक्र की प्रीव्यू बहुत बेस्ट बुक है। जनरल साइंस के लिए भी आप उसी से रीड करिएगा। पॉलिटी भी अच्छी है, ऑल्दो सभी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आप अपना जो आपको लगे, जो आपका वीकर सब्जेक्ट्स है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिस हिसाब से आपको कन्वीनियंट हो आप उस बुक को प्लीज रीड करिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र के प्रीव्यू आप सभी हो सके तो सब्जेक्ट वाइज रीड करिए। इसके अलावा एक चीज और, प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है और हमारी जो कट ऑफ जाती है जनरली 100 प्लस ही जाती है। तो हमारा टारगेट होता है कि हम 100 प्लस जो है हमारा नेट स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स इसलिए भी देखते हैं ताकि हम ये देख पाए कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स में कुछ हम यूपीपीसीएस में आप देखेंगे एक ट्रेंड है, एक फॉलो करते हैं उसमें, जैसे कि करंट अफेयर के फिक्स है कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन सर्टेन है वो आएंगे। तो घटना चक्र की जो मैगजीन आती है मंथली बेसिस के, इवन आपका जब एग्जाम होता है उससे 1 मंथ पहले दृष्टि की भी एक बुक आती है, घटना चक्र की ही दृष्टि। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर का कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में। तो आप वही जो ट्रेडिशनल बुक्स है उन्हीं को फॉलो करिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो करंट अफेयर 30 क्वेश्चंस आपको अगर करेक्ट करने हैं, उस घटना चक्र की मंथली मैगजीन रीड करिए। घटना चक्र का जो दृष्टि का आता है वो पूरी मैगजीन आती है 1 मंथ पहले, उसको आप रीड करिए, तो उससे आपका करंट अफेयर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन आप देखेंगे कि उसमें सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं, यूपी सेंसस और प्लस जो हमारा नेशनल लेवल का सेंसस होता है उसके 4
4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्लीज आप रीड करिएगा। इस हिसाब से 35 आपका ये स्कोर हो गया। फिर इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट वो सर्टेन हो गए। देन आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जरूर होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो जो भी आपका है उसके ऑलमोस्ट 20, 25, 30 क्वेश्चंस इतना होता है। आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपना वो एरिया स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके, अगर आपको सपोज आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है और ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस आए और आपने 16-17 कर लिए, तो ये आपका 60, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हो गए। देन एक सब्जेक्ट और आप देख लीजिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो 100+ स्कोर आपका हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करिए, अपना ये चूज करिए आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको भी इतना, एटलीस्ट इतना उसमें वर्क करिए कि एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाए। ये हमारा प्रीलिम्स हो गया। इसके बाद मेंस जो होता है, बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स में थोड़ा सा हमें फैक्ट्स को थोड़ा प्रिसाइज, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ पढ़ना होता है। मेंस में आपकी जो रीडिंग, आपने जो रीड किया है वो आप लिखते हैं, उसके अलावा जो आपकी अपनी स्किल है, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके अपने व्यूज है, जो आप हो वो आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा। मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसी में मैंने अपने हर जैसे सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट देती थी, तो वहीं पर मैंने देखा कि मेरा आर्ट एंड कल्चर वाला, मैं समझ तो, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई, लेकिन उन आंसर्स को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मॉडल आंसर्स पढ़े, मैंने टॉपर्स के आंसर्स देखे, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कैसे बनाना है। मेंस के लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है जो मैंने टेस्ट सीरीज में लिखा है, कि जहां पर भी आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम या फिर कोई ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो उसमें आपको अच्छा स्कोर मिलता है। सेम मैं जब भी मैंने किसी क्वेश्चन में वन मोर थिंग, बहुत एक्सेस में उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि मेंस में आंसर्स लिखने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो आप डिफरेंट पैटर्न्स आप देखिए कि आप कैसे, कहीं पर आप क्लाउड बना दीजिए, फिर देन उसमें साइड में से रेज बना दीजिए। अगर आपको कॉजेज लिखना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लाउड बनाया, साइड में रेज बना दी, उसमें फिर उसके कॉजेज मेंशन कर दिए। इसके कहीं पर आपको अलग अलग एस्पेक्ट से लिखना होता है, सपोज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से लिखना है, तो आप बॉक्सेस बनाइए, देन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो अलग अलग तरीके से आप अपना डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। रिपीटेटिव ना लगे कोई भी चीज, ऐसा ना लगे कि हर क्वेश्चन में आप क्लाउडी बना रहे हैं या हर क्वेश्चन में आप वेन डायग्राम बनाए जा रहे हैं, पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपर्स के मॉडल आंसर्स देखे थे, तो कुछ लोग बहुत ही अच्छा एरो बना के लिखते हैं, कुछ लोग बुलेट फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका जो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव लगे, जो आपको लगे कि देखने में भी अच्छा लग रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन जिससे अपीलिंग लगे, अच्छी लगे, आप उसी को प्लीज वो आपको उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए और उसी को आप अपने आंसर्स में लाइएगा। आप चेक कराइए, इवन आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो मेंशन करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा मतलब लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, प्रिसाइज करिए, कंक्लूजन एंड करिए 2-3 लाइंस में। तो इसी तरीके से जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपके आंसर का जो इवैल्यूएशन होता है और आप जब उसको खुद देखते हैं तो उससे बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, आप फिर अपने फ्रेंड्स होंगे आपके, आप उनको बोलिए, वो आपको बताएंगे। फिर आप मॉडल आंसर्स तो आजकल इतने इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पर भी इंटरनेट पे डालिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे और वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कंपैरिजन उससे कीजिए, आपको खुद जब आप कंपेयर करने के बाद अपना आंसर दोबारा लिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखेंगे कि एक आंसर, सिर्फ एक आंसर पढ़ लेने से आपका आंसर कैसे मॉडिफाई हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो यही प्रैक्टिस है, आप अपने आंसर को कंपेयर करिए। कंपेयर इस सेंस में करना है कि हम इंप्रूव करेंगे, इस सेंस में नहीं कि हम इंफीरियर फील करें। तो अपने आप को बेस्ट मोटिवेटेड रखना। यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की जर्नी इतनी लंबी होती है और उसमें इतना वास्ट उसका सिलेबस है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ इसलिए आप इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, वो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अभी आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी, पढ़ाई करी, सब कुछ किया, जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाता, आपसे ये सब देखा जाता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे डील कर रहे हैं। तो जब आप ये प्रिपरेशन करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आप प्रेशर हैंडल करना आप लोग सीख जाते हैं, आप में पेशेंस आ जाता है ना। आप कंटिन्यूसली आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारी क्वालिटी आप में प्रिपरेशन फेज में ही डेवलप हो जाती है, जो आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको वो बेनिफिट करती है। तो यूपीएससी की जो या यूपीपीसीएस की जो आपकी प्रिपरेशन है
उसको इंजॉय करिए, उसको अपने उसमें देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप पहले क्या थे, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए कि मैं 2 साल पहले ऐसे था और अभी ऐसा हो गया, तो मेरी पर्सनैलिटी में क्या चेंज है। जस्ट प्रिपरेशन करने से ही आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, और जब आप फील्ड में जाएंगे तो वो आपकी जो चेंजेस है, जो आपने सीखा है, जो आपकी लर्निंग से है, जो आप मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो अपने यूपी मेंस में यूपीपीसीएस में पेपर 1 हिंदी का होता है 150 मार्क्स का। उसके लिए आप लोग कोई भी पब्लिकेशन की एक हिंदी की यूपीपीसीएस के जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के या 20 ईयर्स के पेपर हो, उसको रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई पोर्शन वीक है, जैसे मेरा लोकोक्ति और मुहावरे वाला पार्ट थोड़ा वीक था, तो मैंने कोई एडिशनल बुक भी देखी थी, कोई ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, आप कोई भी बुक उसमें से देख सकते हैं। सबसे यूपीपीसीएस में आपको हिंदी में स्कोर करना मस्ट है, क्योंकि वो वाला पार्ट आपको बहुत एज देता है मेंस के मार्क्स में। तो अपना अगर आपका पार्ट वीक भी है और अगर स्ट्रॉन्ग भी है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरी मेहनत करिए कि हिंदी में आपका स्कोर 100 के अराउंड जरूर रहे। 100 प्लस है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो पेपर 2 होता है वो ऐसे का होता है, जिसमें हमें 3 जो है ऐसे लिखने होते हैं, 700 वर्ड्स में हमें उसको लिखना होता है। आप यूपीपीसीएस का जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें टॉपिक्स भी मेंशन है, तो जो लगता है आपको, जो स्पेयर आपका स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप मेहनत करिए। जैसे ऐसे के 3 सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन ए में आप देखेंगे कि सबसे पहले लिटरेचर वाला एक पार्ट होता है, उसके अलावा सोशल स्पेयर होता है, देन पॉलिटिकल होता है। तो अगर इन तीनों में आपको लगता है कि इसमें से मेरे सोशल स्पेयर स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसी एरिया से रिलेटेड जो है टॉपिक्स तैयार करिए। ऐसे में जो सबसे मेन पार्ट ये होता है कि कंटेंट आपको अच्छा लिखना होता है। कंटेंट तो आप लिख ही लेंगे, आपने इतनी प्रिपरेशन की है तो आपके पास कुछ ना कुछ लिखने को होगा, लेकिन अच्छा कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने विजन आईएएस की स्मृति शाह मैम है, उनके मैंने लेक्चर्स देखे थे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप भी देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम अपने ऐसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कन्वर्सेशन वाली जो लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई कोटेशन डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी उसमें फ्रेम करके स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप उसको अपने ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लिखने के भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। उसको आप मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप वो वाली वीडियोस जरूर देखिएगा, या फिर आपको कोई और भी, आपको ऐसे को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, उसमें आप अच्छा स्कोर करिए। उसमें आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपका हिंदी और ऐसे में अच्छा स्कोर होगा, तो आप खुद अपना एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप देखेंगे कि और सब अगर हम इन 2 एरियाज में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हार्डली मतलब 1 या 2 दिन देंगे और आपका स्कोर बहुत इसमें इम्प्रूव करेगा। तो हिंदी और ऐसे के लिए अच्छे से मेहनत करिए। देन पेपर जो है जीएस पेपर 1 जो होता है, उसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, कुछ सोसाइटी का थोड़ा पार्ट होता है। तो उसके लिए आप जो अभी मैंने आपको पहले बुक बताई है वही ऑलमोस्ट आपको बुक पढ़नी होती है, प्लस उसमें आंसर राइटिंग आप लोग कीजिएगा। सोसाइटी वाला जो पार्ट है, वुमन रिलेटेड जो इश्यूज है, उसके लिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर विजन आईएएस के कुछ वैल्यू एडिड नोट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, वहां से भी आप ले सकते हैं। मार्केट में अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी नोट्स होते हैं, जो आपको लगता है आपका वीक एरिया है, उसके नोट्स लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट मेकिंग जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को करना ही है, लेकिन उससे वो हमेशा बेनिफिट करता है। जैसे आपको कोई सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं तो अपने नोट्स बना के रखिए, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने होंगे तो आप उसमें से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम आपका सेव होता है, कॉन्फिडेंस उससे आता है। उसके अलावा जीएस पेपर 2 जो होता है, उसमें पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट आता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो आपको रीड करनी ही है। उसके अलावा अगर आप चाहे तो आंसर जो है जो मैंने किया था पॉलिटी के लिए, पॉलिटी और गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए, आईएएस बाबा जो है टीएलबी प्रोग्राम होता है, उसमें आंसर्स होते हैं कुछ, वो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालते हैं, आप अपने आंसर लिख के डालते हैं, और अदर स्टूडेंट्स ने, जो अदर एस्पिरेंट्स ने जो आंसर्स डाले थे वो भी अवेलेबल होते हैं। तो वो वहाँ आप जाके अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ आंसर्स वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो आपका जो है पॉलिटी वाला पार्ट और गवर्नेंस का पार्ट भी उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जीएस पेपर 3 जो होता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है एरियाज आपको कवर करने होते हैं, सबसे टफ पार्ट भी होता है, उसमें करंट अफेयर भी सबसे ज़्यादा आपको ऐड ऑन करना होता है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है, उसमें इकोनॉमिक्स होता है, उसमें साइंस एंड टेक होता है, उसमें आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट भी होता है।
तो उसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस वाले इसमें क्या हम रीड करें। मेनली क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर से ही होते हैं, तो आप अगर विजन IAS की जो बुकलेट्स हैं उनको रीड करेंगे तो उससे हो जाएगा। उसके अलावा और भी मार्केट में 1-2 बुक्स अवेलेबल है, उनसे आप अपने, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है नक्सलिज्म पे आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, टेररिज्म पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी एक बुक जो आपको मार्केट में लगती है अवेलेबल है उसको ले लीजिए, उससे अपना पढ़ लीजिए। बाकी आप करंट अफेयर जब आप रीड करेंगे तो आपको वो वाला पार्ट हो जाएगा। तो GS पेपर 3 के लिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के सभी टॉपिक्स को एकदम आप अपना ब्रशअप कर लो, अच्छे से उसको रीड आउट कर लो और उसको नोट्स बनाइए। GS पेपर 3 में अच्छा करने के लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, तो आप उसमें मेहनत करिएगा। GS पेपर 4 इथिक्स का होता है, उसमें आप लोगों को एक बुक कोई भी रीड करनी है, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम रीड की थी। उसके अलावा उस बुक को रीड करने के बाद जो आपने टर्म्स पढ़ी है उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके उसको लिखिए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो लगता है कि ऑलमोस्ट सेम है सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो वो आपको तब पता लगेगा जब आप खुद से उस डेफिनेशन को एक बार लिख के देखेंगे। उसके अलावा IAS बाबा पे बहुत ही अच्छे इथिक्स के आंसर्स मिलेंगे आपको, तो आप IAS बाबा पे जाके उसको रीड करिएगा। विजन IAS के भी मॉडल आंसर्स आप उसके लिए लीजिएगा, इससे आपकी इथिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केस स्टडी ज़रूर आप इसको, केस स्टडी जितनी हो सके, केस स्टडी की मैंने सिनर्जी की जो है नोट्स पढ़े थे, उसमें बहुत सारे केस स्टडीज थी, मैंने उनको काफ़ी बार देखा। मैंने देखा कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, कौन किस स्टेक होल्डर्स, मतलब अगर आप कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे किस किस पे कौन कौन लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो स्टेक होल्डर्स जब आपके माइंड में क्लियर होंगे कि इससे किस पे इफेक्ट हो रहा है या कौन लोग इससे प्रभावित होंगे, तो आप उस आंसर्स को और अच्छे से ग्रेसफुली आप उसको लिख पाएंगे। तो जो हमारा इथिक्स में केस स्टडी वाला पार्ट होता है, सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उसके लिए आप जितनी केस स्टडी रीड करेंगे आपकी ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके जब ये हो गया हमारा पूरा GS पेपर 4, जो 4 पेपर्स है GS के, और हिंदी और ऐसे वाला पार्ट। उसके अलावा हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल को लेके जब कोई स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो वो सोचता है कि मैं अपना कौन सा ऑप्शनल रखूं। मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमिक्स और मेरा पॉलिटी था, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पॉलिटी ले लेती हूँ एज अ ऑप्शनल। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड से या किसी से बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, उसका कुछ पार्ट जो है GS पेपर 2 में भी है, आपको उसमें भी बेनिफिट होगा। तो मैंने अपना जो ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। जब UP PCS में पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मेरा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, दूसरा सोशल वर्क था। ये 2018 में, जिसमें मैं SDM की पोस्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, मेरा जो ऑप्शनल था वो सोशल वर्क था। उसके लिए सोशल वर्क जो है अभी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरा जो मैंने अपनी जितना भी ऑप्शनल प्रिपरेशन की है, वैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया था, लेकिन जब मैंने 2016 में, जिसमें मैं नायब तहसीलदार के तौर पे सिलेक्ट हुई थी, वहाँ पर मेरे जो 2 ऑप्शनल थे, सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मेरे दोनों का मैंने स्कोर देखा, तो मेरा दोनों का स्कोर ऑलमोस्ट सेम था। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा 267 था आउट ऑफ 400, और सोशल वर्क में 268 था। तो मैं बिल्कुल, आप उसमें फिर कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को जल्दी तैयार कर सकती हूँ। तो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद मेंस आपका जब है, उसमें आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कितना टाइम है, उस बेसिस पे मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जल्दी से तैयार करूँ। क्योंकि आपके जो GS पेपर्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट आपको एक एवरेज स्कोर या एक ऐसा स्कोर तो मिल ही जाएगा जो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। आप एज कहाँ पे ले सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने सोचा था मैं एज लूँगी, मैं हिंदी में मेहनत करूँगी, मैं ऐसे में मेहनत करूँगी और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेहनत करूँगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने सोचा कि अब मैं सोशल वर्क ही लूँगी, क्योंकि उसको मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकती थी, और जब वो कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं ऐसे में टाइम डिवोट कर पाऊंगी, फिर मैं हिंदी में टाइम डिवोट कर पाऊंगी, और फिर बाकी जो मेरा GS का पार्ट है उसको मैं कर पाऊँ। तो 1 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस बेसिस पे आप उसको कर पाएंगे। सोशल वर्क की एक और बात है कि आप उसमें करंट अफेयर का पार्ट बहुत होता है, और हम एज अ एस्पिरेंट करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। और प्लस मेरे को न्यूज़पेपर रीडिंग की भी काफ़ी हैबिट थी, तो मैंने देखा कुछ मेरे को टॉपिक्स ऐसा लगता था
कि मुझे ये सोशल वर्क में बेनिफिट करेगा या सोसाइटी का जो टॉपिक्स है उसमें बेनिफिट करेगा, तो हम उसको और भी अच्छे से पढ़ते हैं और डीपली उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये सोशल वर्क में मुझे जो लग रहा था कि टाइम जो है कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा, इजी लैंग्वेज उसकी होती है, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर से हम रिलेट करके लिख सकते हैं। तो ये पेपर बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं और उसमें स्कोर भी मेरा 16 का एक्सपीरियंस था, स्कोर भी मेरा अच्छा आया था। तो इसी बेसिस पे मैंने एनालिसिस करने के बाद अपना सोशल वर्क एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। प्रीलिम्स और मेंस जो आपकी स्टेजेस क्लियर हो जाती है तो फाइनल स्टेज आती है इंटरव्यू, जो जिसमें हमें अपना मैक्सिमम डिवोट करना होता है। जब मुझे भी 2015 में इंटरव्यू कॉल आया था तो मैंने भी सोचा था अभी मैं सारी प्रिपेयर कर लूँ, अब मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब अभी पढ़ लूँ, सामने वाले को लगे कि बस मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि वो ऐसी स्टेज होती है आपको लगता है कि अब ऑलमोस्ट आप एक सिविल सर्वेंट वाली मतलब आप बन जाएंगे, बस आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना है। तो मुझे पता है उस टाइम सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा काम रखना है, क्योंकि उसी टाइम आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आपको बिल्कुल उसमें नर्वस नहीं हो, आपको बस इंटरव्यू में 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, फंबल मत करिए, और जो भी आपने पढ़ा है और जो आपकी पर्सनालिटी में है, जो आपकी ट्रेड्स है, वो आप सामने जिसको आप बताना चाहते हैं उन तक वो आपके ट्रेड्स पहुंच जाए। सपोज आप ऑनेस्ट है तो आपकी ऑनेस्टी दिखे, तो बिल्कुल आप नेचुरल तरीके से विदाउट नर्वस हुए अपना इंटरव्यू दीजिए। उस इंटरव्यू में बस ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स की थोड़ी नॉलेज हो। सो इंटरव्यू के लिए अपने करंट अफेयर को टॉपिक्स को एकदम ब्रशअप करिएगा। सपोज जैसे हृदय स्कीम हमारी चल रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हृदय स्कीम में क्या है। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको बुक बता दूं कि नितिन सिंघानिया के नोट्स मैंने पढ़े थे जो काफ़ी अच्छे हैं, और उसके अलावा जो NCERT है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो उसमें पूरा आपको पिक्चराइजेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ इसकी मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होनी चाहिए, तो आप जाइए अपनी NCERT पढ़िए, आप अपने नोट्स पढ़िए, वो जो टॉपिक करंट अफेयर में चल रहे हैं उसको अच्छे से आप रीड करिए। अपने सारी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवाइज नहीं करनी है, जो करंट अफेयर में चल रहा है उसकी आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाए, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो एटलीस्ट आप बता सके। और आप प्लीज नेचुरल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने आपके जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने आप जान जाते हैं कि आप में सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज़ है कि नहीं, आपको वो एक्सप्लेन नहीं करनी होती। बिल्कुल नर्वस नहीं हुई, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आपकी पर्सनैलिटी आपको स्कोर दिलाए। अब पूरा एग्जाम पैटर्न डिस्कस हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, हम कैसे इस पूरी जर्नी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। उसके लिए जब आपने सारी पढ़ाई कर ली है, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको रिवाइज करना है। आप जो भी कंटेंट रीड कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब आप सोचेंगे कि फिर से पूरी बुक कैसे कंप्लीट रिवाइज करें, तो उसके लिए जब हम बुक रीड करते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो सेकंड गो में जब आप पढ़े तो अंडरलाइन टॉपिक्स को पढ़िए। अंडरलाइन टॉपिक्स को अगर आपने अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ा और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। वो तो जब आप तैयारी करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम रिवाइज कैसे करते हैं। और उसके अलावा हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे। फिर हमें कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, जैसे मेरा हिस्ट्री वीक था तो मैं हिस्ट्री की NCERT बार बार रीड नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था मैं इतना टाइम भी डिवोट कर रही हूँ और मुझे फिर भी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसके लिए मैंने अपने अलग नोट्स बनाए थे। मैं उन नोट्स को जैसे ही पढ़ती थी मुझे लगता था मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आता था। फिर मैं कोई भी मॉक टेस्ट बनाती थी या मैं अपना आंसर राइटिंग करती थी, मैं उन्हीं नोट्स को पढ़ती थी और उसी नोट्स के बेसिस पे हम काफ़ी अच्छे से हम अपने आंसर्स लिख पाते हैं। तो आपको जो वीक एरिया है उसके लिए नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए। और इसके अलावा बिल्कुल मॉक टेस्ट मस्ट है। प्रीलिम्स के लिए कम से कम आपको 35 to 41 मंथ्स पहले से आप मॉक टेस्ट बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप 50 भी कीजिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का बेनिफिट ये होता है जब आप अपना तैयारी करते हैं, आपने अपना टेस्ट दिया, उससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में होंगे। आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है तो आप ऐसे ही उसको 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती। और फिर आपका सिलेबस साथ साथ रिवाइज होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है।
आपको आपकी नॉलेज जो है गैदर होती है। उसमें आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो देखेंगे कि ये तो आपने रीड ही नहीं किए। अब उसमें टेस्ट सीरीज में क्या होता है, पूरे मॉक में वो टॉपिक भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसके काफी सारे बेनिफिट है। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका प्रैक्टिस होगा, एग्जाम जैसी सिचुएशन आप फेस कर पाएंगे, आप प्रेशर जो है उसको डील करना सीख जाएंगे, आपका सिलेबस रिवाइज होगा, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मॉक टेस्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स है, उसको प्लीज आप जरूर करिएगा। और मेंस में आंसर राइटिंग बार बार करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, इवन आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी जब आप लिखेंगे बार बार आप, क्योंकि मेंस में हमें कंटेंट, स्पीड और आपकी प्रेजेंटेशन, इन तीनों पे काम करना होता है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखेंगे तो आपका कंटेंट जो है वो भी आपका जो टाइम है मैनेजमेंट, उसमें कंटेंट सोचने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और हमें मेंस में पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। 2016 का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ध्यान है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। तो मुझे 18 में ये था कि एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं छोड़ना है, सारे A to Z सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखिए, स्पीड उसमें पूरा बना के रखिए, और बिल्कुल प्रेशर आपको लेना नहीं है, आपको जितना आता है उसको बेस्ट तरीके से अपना उसको रिप्रेजेंट करिए। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी, अच्छे दोस्त बनाइए। नेगेटिव जो अगर आपको कोई बोलता है या नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे आप बिल्कुल भी आप उससे अपनी पर्सनालिटी पे उस पर इफेक्ट मत आने दीजिए। जैसे मेरा जो 3 बार 4 बार क्लियर नहीं हुआ, मैंने किसी से पूछा कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि जब आपका पहले ही क्लियर नहीं हुआ तो अभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप ऐसा नहीं, इससे मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं सोचने लगी कि अरे ये सब कैसे बोल सकते हैं, हम इतने मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव फीडबैक भी देंगे कुछ लोग, तो इस तरह के लोगों से प्लीज दूर रहिए। जो लोग आपको अच्छी बातें बताते हैं, जो लोग मोटिवेट करते हैं, उनसे अपने आप को सराउंड कीजिए। बहुत सारे दोस्त बनाइए। जैसे अभी मेरे तो वैसे ही बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे बात करने का इतना शौक है, तो अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। जहाँ से भी मुझे एक भी चीज़ सीखने को मिल जाए, मैं अपना फ्रेंड सर्कल खूब मैं बड़ा रखती थी कि मेरे को कोई कुछ बता दे तो वो मुझे बेनिफिट दे। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सभी के माइंड में बहुत सारी बातें होती है कि हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमारा जो है कोई फैमिली बैकअप नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमें पुश करे सिविल सर्विस के लिए। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, मैंने जॉब के साथ तैयारी की है, ये बहुत सारे, ये मैं बताऊंगी आपको कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ाई की है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी एजुकेशन, मैंने टीचिंग की जॉब 2011 से मैं कर रही हूँ, जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विस का। और एक बीइंग अ गर्ल, जो मुझे लगता है कि और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें हमने डील की है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस पूरे फेज में मेरी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए हैं वो मैंने फील किए हैं, मैंने खुद इंजॉय किया इस फेज को। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा ही चलते रहते हैं। अगर कुछ होगा तो भी आदमी परेशान है, नहीं होगा तो भी, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, जो भी होगा हम उसको डील करेंगे। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। गांधी जी ये बोलते थे कि जो शरीर की जो क्षमता होती है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती है, मानसिक रूप से आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है। आज मैं आप लोगों को अपने व्यूज बता पा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, उसका एक ही कारण है कि मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखा है। चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली का हो, उसमें मेरे दोस्तों का हो। कुछ दोस्त मेरे अभी जब मैं नायब तहसीलदार बनी तब बने हैं कुछ दोस्त, जो मुझे इंटरव्यू के लिए एक चीज़ बताते थे। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप किसके साथ रुके हैं, कौन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है आपको फर्दर। अभी जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरी फ्रेंड है दीक्षा, मैं उसके वहाँ पे रुकी। मतलब वो मुझे एक बड़ी बहन की तरह उसने पूरा पैम्पर किया, मुझे मेरे खाने का ध्यान, मेरी पढ़ाई का ध्यान, और मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब एक आपको जो भी चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस दे अपने आप को। जब आपका एग्जाम का एनवायरनमेंट है, प्लीज नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखिए, अच्छे लोगों से खुद को सराउंड करिए। अपने आप को जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, मोटिवेट हुई उस चीज़ से, खुश रहिए। कभी भी परेशान होने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप परेशान होंगे तो उससे आपको डिप्रेशन आएगा, फिर आप सोचेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर जब आप उससे बाहर आएंगे फिर आप सोचेंगे मैंने टाइम वेस्ट किया। तो टाइम की वैल्यू है, आपके कॉन्फिडेंस की वैल्यू है। खुश रहिए। जब आपका रिजल्ट नहीं आया तो हम दुखी होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। फिर
तो उस टाइम जो आपके मन में है उसको बाहर लाइए। आप परेशान हैं तो आप अपने आप को हम रो के अपने भाव व्यक्त करते हैं, या हम अपने आप को जो भी आपको लगता है 2-3 दिन आपको नॉर्मल होने में लगता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर से रिवाइव करना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब मैं क्या करूं कि जो मेरे साथ हुआ उसको मैं गलत प्रूफ करूं। मैं पहले हार गया, लेकिन अब मैं कैसे जीतूं, क्योंकि सफलता तो मिलनी है, लेकिन वो कैसे मिलनी है, प्रयास से मिलनी है। तो कभी भी आप प्रयास करना बंद मत करिए। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं प्रयास करना जब बंद करूंगी जब या तो मेरी अटेम्प्ट देने की एज खत्म हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी एकदम खत्म हो जाएंगे। मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो अपना मैक्सिमम एंड तक देना है। तो आप लोग एकदम इस फेज को एंजॉय करिए, अपना मैक्सिमम ट्राई करिए। बाकी तो जो है आपका हार्डवर्क है, आपका गॉड ग्रेस से आपको जो मिलेगा। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप लोगों को कभी भी मेरी किसी हेल्प की जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।